नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के भारत को शेप दिया है। जी हाँ, हम बात करेंगे उन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी और सच पूछिए तो हमारे समाज की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं है। अगर आप एसएससी, रेलवे या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। तो आज ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ आ गया ना तो समझ लीजिए इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन सुधारों की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब ऐसा क्या हो रहा था 18वीं और 19वीं सदी के भारत में कि इन आंदोलनों को जन्म लेना पड़ा? चलिए देखते हैं। सोचिए जरा, उस वक्त का भारतीय समाज कई गंभीर कुरीतियों की जंजीरों में जैसे जकड़ा हुआ था। एक तरफ जाति व्यवस्था और छुआछूत ने समाज को बुरी तरह बांट रखा था, तो दूसरी तरफ सती प्रथा जैसी अमानवीय रस्में थीं। बाल विवाह तो मानो आम बात थी, और विधवाओं को उनको तो दोबारा शादी करने की इजाजत तक नहीं थी। और महिलाओं की शिक्षा, वो तो भूल ही जाइए, लगभग ना के बराबर थी। इन्हीं सब गहरी चुभने वाली समस्याओं ने आखिरकार सुधारकों को आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया। और इन सभी सुधारों के केंद्र में जानते हैं सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? वो था महिलाओं की स्थिति को सुधारना। सोचिए, समाज की आधी आबादी और उन्हें ही उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखा गया था। तो चलिए देखते हैं कि उनके लिए ये लड़ाई कैसे लड़ी गई। सबसे पहले बात करते हैं सती प्रथा की। एक ऐसी क्रूर प्रथा जिसमें पति की मौत के बाद उसकी पत्नी को भी उसी की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। आज के समय में तो ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, शुक्र है कि 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे कानूनी तौर पर खत्म कर दिया। लेकिन ये कानून ऐसे ही नहीं बन गया। इसके पीछे एक भारतीय सुधारक की जबरदस्त मेहनत थी, राजा राममोहन राय। उन्होंने ही इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ एक पूरा आंदोलन छेड़ दिया था। और हां, इस नाम को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत जरूरी है। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय राजा राममोहन राय को ही जाता है। अब महिलाओं से जुड़ी एक और बहुत बड़ी समस्या थी विधवाओं की दुर्दशा। उन्हें समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता था, और दोबारा शादी करना तो वो तो पाप माना जाता था। इसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनके लगातार प्रयासों का ही नतीजा था कि 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, और इस एक कानून ने विधवाओं को एक सम्मानजनक जिंदगी का हक दिया। अच्छा, इसी तरह बाल विवाह के खिलाफ भी एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। इस मामले में दो कानून बहुत अहम हैं। पहला 1891 का एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और दूसरा 1929 का शारदा एक्ट। इसी शारदा एक्ट ने लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की, जो उस जमाने के हिसाब से वाकई एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम था। तो ये तो हुई सामाजिक कुरीतियों की बात, पर इन सुधारों के साथ साथ एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, और वो था शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि जितने भी रिफॉर्मर्स थे वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि असली और टिकाऊ बदलाव सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही आ सकता है। इसकी एक शुरुआत हम 1835 के मैकाले मिनट से देख सकते हैं, जिसने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया। इसमें एक बड़ी दिलचस्प थियरी थी जिसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी। इसका आइडिया ये था कि भाई आप समाज के अपर क्लास को पढ़ा लिखा दो और फिर ज्ञान अपने आप फिल्टर होकर छन छन कर नीचे आम लोगों तक पहुंच जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है ना, पर असल में ऐसा हुआ नहीं। ये थियरी बुरी तरह फेल हो गई, क्योंकि शिक्षा कुछ गिने चुने लोगों तक ही सिमट कर रह गई। असली और मैं कहूँगा एक कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव जो आया वो था 1854 के वुड्स डिस्पैच से। इसे तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तक कहा जाता है। इसने शिक्षा का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। क्या था इसमें? प्राइमरी एजुकेशन अपनी मातृभाषा में, सेकेंडरी एजुकेशन अंग्रेजी में, और देश भर में यूनिवर्सिटीज की स्थापना। ये एक गेम चेंजर था। तो इन सामाजिक और शैक्षिक बदलावों के पीछे कोई एक दो लोग नहीं थे, बल्कि कई बड़े बड़े संगठित आंदोलन थे। तो अब हम कुछ ऐसी ही मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनके फाउंडर्स पर एक नज़र डालते हैं। इनमें दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज। और दोनों के रास्ते कह सकते हैं थोड़े अलग थे। देखिए, एक तरफ थे राजा राममोहन रॉय, जिनका ब्रह्मो समाज एक ईश्वर में विश्वास रखता था और मूर्ति पूजा का विरोध करता था।
वहीं दूसरी तरफ थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। वो मानते थे कि सारा ज्ञान वेदों में ही है, वेद ही सर्वोच्च हैं। इन दोनों के अलावा भी कई और जरूरी मूवमेंट्स हुए, जैसे महाराष्ट्र में था प्रार्थना समाज, जिसका फोकस सामाजिक समानता पर था। फिर आता है सत्यशोधक समाज, जिसे ज्योतिबा फूले ने शुरू किया। इसका मकसद था पिछड़ी जातियों का उत्थान और ब्राह्मणवाद का विरोध। और यहीं एक नाम हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, सावित्रीबाई फूले का। उन्होंने स्त्री शिक्षा की जो नींव रखी और भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, वो अपने आप में एक क्रांति थी। अब एक ऐसी शख्सियत की बात करते हैं जिनकी आवाज ने भारत की आध्यात्मिक पहचान को पूरी दुनिया में गूंजा गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। 1893 में शिकागो में दिया गया उनका भाषण आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। उनका मैसेज क्या था? मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी, यानी भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच एक बैलेंस बनाना। और अपने इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मूल सिद्धांत बहुत सीधा और पावरफुल है, नर सेवा ही नारायण सेवा। मतलब इंसान की सेवा करो, वही भगवान की सच्ची सेवा है। और आज भी यह मिशन एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर रिलीफ, हर क्षेत्र में यही काम कर रहा है। अच्छा, जैसे हिंदू समाज में सुधार की लहर चल रही थी, वैसे ही मुस्लिम समाज में भी सुधार के लिए दो अलग अलग धाराएं थीं। आप कह सकते हैं दो अलग स्कूल ऑफ थॉट थे। एक तरफ था सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन। इनका जोर था मुसलमानों में मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देने पर। वहीं दूसरी तरफ था देवबंद आंदोलन। ये इस्लामी शिक्षा पर बल देता था और साथ ही अंग्रेजी शासन का कड़ा विरोध करता था। अब आते हैं उस समस्या पर जो शायद समाज में सबसे गहरी, सबसे जटिल थी, जाति व्यवस्था। इस पर कई सुधारकों ने सीधा डायरेक्ट हमला किया। चलिए उन आंदोलनों को भी देखते हैं। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी का, जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करना और सामाजिक बराबरी लाना। अपने समय के हिसाब से ये एक बहुत ही रैडिकल, एक बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन। अब एक ऐसी घटना की बात जो बराबरी के संघर्ष का एक प्रतीक बन गई। सोचिए, समस्या क्या थी कि दलितों को पब्लिक तालाबों और कुओं से पानी तक लेने की मनाही थी। पानी, जो एक बुनियादी मानवीय अधिकार है, उसी से उन्हें दूर रखा गया था। और इसी घोर अन्याय के खिलाफ 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ महाड़ सत्याग्रह। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी दलितों के सामाजिक और मानवीय अधिकारों को स्थापित करने की। एक ऐतिहासिक आंदोलन। तो इतने सारे आंदोलन, इतने सारे संघर्ष। सवाल यह है कि इन सब का कुल मिलाकर असर क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा? इन सब ने मिलकर उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। इन सभी आंदोलनों का असर बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग था। समाज में एक नई जागरूकता आई, महिला शिक्षा का प्रसार हुआ, सती प्रथा जैसी भयंकर कुरीतियां खत्म हुईं। पर शायद सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं आंदोलनों ने हमारे संविधान में इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स की नींव रखी। इन्होंने ही एक मॉडर्न नेशन के आइडिया को हकीकत में बदला। तो अंत में मैं एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। जिन रिफॉर्मिस्ट्स ने एक मॉडर्न और बराबरी वाले भारत की नींव रखी थी, क्या आज हम उनके सपनों को सच में पूरा कर पा रहे हैं? इस पर